हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। माय नेम इज सिद्धार्थ। मानव भूगोल के इस सेगमेंट में, इस चैप्टर में, इस एपिसोड में हम लोग निश्चयवाद के पार्ट 3 को पढ़ने जा रहे हैं। निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म या पर्यावरणवाद, जिसको हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में पढ़ा है। बेसिकली ये बड़ा टॉपिक है, इसको विस्तार से जानना ज़रूरी है। हर एक विद्वान के विचारों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार नेट के परीक्षा में या जो ग्रेड फर्स्ट की परीक्षा है या कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा है, उसमें कई बार कई सारे विद्वानों के कोटेशंस दे देते हैं कि इस प्रकार का कोटेशन किस विद्वान का है। तो फिर आपको पता होना चाहिए ना कि पर्टिकुलर किसी विद्वान का किसी विचारधारा के प्रति क्या विचार था, तभी तो आप उसे टिक कर पाएंगे। वहाँ पे आपके तुक्के तो चलते नहीं है। तो इसलिए मैं आपको इस टॉपिक को मैं विस्तार से पढ़ाने के लिए मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया। एक भाग में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो थोड़ा बच्चे कम इंटरेस्ट लेते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिकन जोग्राफर एल्सवर्थ हंटिंगटन की, जिन्होंने निश्चयवाद के बारे में क्या कहा, क्या उनके विचार थे। बेसिकली मानव भूगोल के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1945 उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जिसमें उन्होंने निश्चयवाद का समर्थन किया है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सभ्यता के विकास में जलवायु सबसे इंपॉर्टेंट कारक है। अगर मानव सभ्यता विकसित हो रही है तो उसमें वहाँ की जलवायु सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि कार्य करने के लिए श्रेष्ठ जलवायु वो है जिसमें विविधता हो और तापक्रम एक निश्चित सीमा तक गिरता हो। मतलब जहाँ पर अलग अलग प्रकार के मौसम आते हैं, वो कार्य करने के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु होती है। इसके समर्थन में उन्होंने यूके और अमेरिका के न्यू इंग्लैंड के एग्जाम्पल दिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्राचीन यूनानी जो स्वर्ण युग था, पश्चिमी यूरोप के जो पुनर्जागरण काल हुए, लोहे का उत्पादन हुआ और ये बहुत सारी जो डेवलपमेंट हुए, ये कहीं ना कहीं वहाँ के जलवायु के कारण हुआ। फिर वो कहते हैं, उन्होंने विश्व को सम जलवायु और विषम जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया और यह भी स्थापित किया कि विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभी के सभी सभ्यताएं सम जलवायु में विकसित हुई है, अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों में विकसित हुई है। जहाँ पे उचित तापमान था वहाँ विकसित हुई है, जहाँ पर नदियों में वर्ष भर पानी रहा वहाँ विकसित हुई है। बेसिकली कहाँ सभ्यताएं डेवलप होती है? जहाँ पर जलवायु और भौतिक वातावरण अनुकूल परिस्थितियाँ मानव को देता है। फिर हम लोग एक और बात करते हैं। वो एक बात और कहते हैं कि आक्रमण और जनजातीय युद्ध कला की परिकल्पना भी जलवायु से निर्धारित होती है। वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसे घुमक्कड़ जातियां जिन्होंने बाहर जाकर के आक्रमण किया हो, चाहे वो मंगोल हो, तुर्रान हो, तुर्किस्तान हो, चीन हो या भारत पर जितने भी आक्रमण हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके पीछे का कारण उनके चारागाहों के सूख जाना या उनकी भौगोलिक परिस्थितियां तत्कालीन रूप से वहाँ अनुकूल नहीं होने के कारण वो आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो मानव सभ्यता है, कल्चर का जो ये साइकिल है, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण से प्रभावित हो रहा है। हंटिंगटन के अनुसार धर्म और जातीय गुण भी जलवायु की उपज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग देखिएगा। इसमें हम लोग बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम विकसित होने का मुख्य कारण है वहाँ की उष्ण, आर्द्र और कष्टदायी जलवायु। मतलब ये जो कहना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि उष्णकटिबंधीय लोगों का जो शारीरिक ढांचा है और शारीरिक विकास है वो कम विकसित क्यों है? क्योंकि वहाँ पे उष्ण और आर्द्र मौसम है। देखो, मौसम में अगर उष्णता है तो आप अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा पसीना आएगा, फटाफट पसीना आएगा और आप थक जाएंगे, आप मेहनत कम कर पाते हैं। जैसा कि आप सर्दियों में ज़्यादा शारीरिक परिश्रम कर पाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर शीतकाल अधिक लंबा है, वहाँ के लोग शारीरिक परिश्रम अधिक करते हैं, फलस्वरूप जो उनकी शारीरिक संरचना है वो उस प्रकार की बन जाती है। ये बेसिकली हंटिंगटन कह रहे हैं, ये बेसिकली सभी विद्वान कह चुके हैं पहले। फिर हंटिंगटन के द्वारा ये मैप दिया गया। देखिए, सोर्स है हंटिंगटन के द्वारा जो मैप दिया गया, आप उसको देखिएगा कि वो ये कहना चाह रहे हैं, जो उन्होंने कहा उसको हमने फिर आगे मैप में भी देखा कि जलवायु पर आधारित स्वास्थ्य, ठीक है, एवं ऊर्जा स्तर जो सबसे अधिक उच्च है, वो आप देखिएगा कहाँ कहाँ पर पाया जा रहा है। ये देखिए आप, हम लोग जो ये ब्रैकेट देख रहे हैं, ये वाले जो ब्रैकेट देख रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट, और ये डैश 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 और बिंदु बिंदु जो देख रहे हैं, ये डैश डैश और ये जो डॉट्स हैं, ये वो क्षेत्रों में हैं जहाँ पर हमें कम से कम
निम्न जलवायु हमें मिलती है, या यूँ कहें कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा कष्टदायी जलवायु मिल रही है, वहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर भी हमें सबसे ज़्यादा समस्याओं का हमें देखने को मिलेगी। तो बेसिकली इस मैप में आफ्टर हंटिंगटन ने तो ये कह दिया कि भाई सम जलवायु और विषम जलवायु ये वहाँ के मानव सभ्यता और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। लेकिन बाद में जब अध्ययन हुए तो वाकई में ये देखा गया कि जहाँ पर विषम जलवायु है वहाँ पर वाकई में मानव स्वास्थ्य और मानव निवास वो उतना अनुकूल नहीं है, बल्कि जो क्षेत्र जलवायुविक दृष्टि से अधिक उपयुक्त है वहाँ पर मानव स्वास्थ्य भी और मानव निवास भी बहुत ज़्यादा अनुकूल रहता है। क्लियर है। आगे बात करेंगे मैक गैरिसन की। इन्होंने भारत के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट मत दिया। आप देखिएगा मैक गैरिसन क्या कहते हैं। वो कहते हैं उत्तर भारत के जो सिख हैं, उत्तर भारत के सिखों का जो कद है वो लंबा होता है, शक्तिशाली शारीरिक संरचना होती है और उन्नत शारीरिक प्रतिरोधकता होती है, बजाय दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के जो निवासी हैं उनकी तुलना में। क्यों? तो ये देखा गया वहाँ की जलवायु और वहाँ के खाद्यान्न के अंदर जो प्रोटीन का इंटेक है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ की बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा हो जाता है। क्लियर है। मतलब हमारा जो अध्ययन, तो इसी प्रकार से कार्ल मैके नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मृदा और वनस्पति किस प्रकार से मानव और पशुओं के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक गठन को प्रभावित करती है। और इसी प्रकार उन्होंने शटलैंड के घोड़ों का एक एग्जाम्पल दिया। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये आप भी देखिएगा एक बार और आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई में कि पर्यावरण जो है मानव को और जीवों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। वो कहते हैं कि ब्रिटिश द्वीपों के ऊपरी सीमांत पर लगभग 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास स्थित है शटलैंड आइलैंड। वहाँ पर विश्व के सबसे कम ऊंचाई के घोड़े पाए जाते हैं, लगभग 3 फीट की ऊंचाई के घोड़े। तो धीरे धीरे ये घोड़े इतने फेमस हो गए कि भाई वहाँ पर 3 फीट के घोड़े पाए जाते हैं, 3 फीट के घोड़े पाए जाते हैं। फिर धीरे धीरे वहाँ के व्यापारियों ने इन घोड़ों का निर्यात करना शुरू किया, बेचना शुरू किया इन घोड़ों को, और धीरे धीरे ये घोड़े संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजारों में चले गए। अब हमने ये देखा कि देखिएगा आप इसमें ये कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद जो वहाँ का जो पर्यावरण था, वहाँ का जो मौसम था और वहाँ का जो अनुकूलन था, उसके बाद वो घोड़े और जो उनकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रजातियाँ थी वो बेसिकली असली घोड़ों के समान हो गई। मतलब जो उनकी हाइट 3 फीट हुआ करती थी वो धीरे धीरे 4, 4.5 और 5 फीट की हाइट होने लग गई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वहाँ का जो पर्यावरण है वही उनके शारीरिक संरचना के लिए उत्तरदायी है, न कि वो स्वयं। कहने का मतलब है, अब देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि वास्तविकता यह है कि घोड़ों की अलग से कोई प्रजाति नहीं होती है। यहाँ तक कि सैकड़ों पीढ़ियों के पश्चात भी जब उन घोड़ों को उपजाऊ क्षेत्रों में लाया जाएगा, अनुकूल वातावरण में लाया जाएगा, तो वो अपने पूर्वजों की जो मूल विशेषताएं हैं उनको पुनः प्राप्त कर लेंगे। मतलब घोड़ों की जो मूल विशेषता है वो 3 फुट का नहीं है, वो कम से कम 4-5 फीट के होते हैं। तो वो जैसे ही अनुकूल वातावरण में जाएंगे वो अपनी मूल विशेषताओं को पुनः प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल देते हैं चीनी और जापानी लोगों के बारे में कि जब ये लोग यूरोप में गए, अमेरिका में गए, तब देखा गया कि धीरे धीरे इनकी जो हाइट है और शरीर है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया, क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा था, वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थी, वहाँ का भौगोलिक जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ का उस तरह का था कि वहाँ के लोगों की जो शारीरिक संरचना है, जो मूल रूप से जो थी संरचना, वो बदल करके वैसी हो गई, वातावरण के अनुसार हो गई, उनका खान पान उनका उस क्षेत्र के अनुरूप। तो बेसिकली इस प्रकार से अभी तक हमने जितने भी विद्वानों को देखा है, जितने भी मत देखे हैं, जितने भी वाक्य देखे हैं, जितने भी वक्तव्य देखे हैं, वो सभी हमें क्या बताना चाह रहे हैं? हमें वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से मानव और जीव जंतु अपने पर्यावरण के अनुसार ही अनुकूलित हैं और पर्यावरण के अनुसार ही चलते हैं। क्लियर बात है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या यही एकमात्र मत है? क्या यही वास्तविकता है? क्या केवल और केवल यही होता है? क्या सिर्फ यही होता है? नहीं। अभी हम लोग बात करेंगे इसी के आगे कि पर्यावरण निश्चित रूप से मानव को प्रभावित करता है।
मनुष्य पटल पर पर्यावरण में परिवर्तन, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं मनुष्य पलटकर दोबारा पर्यावरण में परिवर्तन करता है और यह अंतर्क्रिया इतनी जटिल है कि यह ज्ञात कर पाना कठिन है कि कब एक प्रभाव समाप्त होता है और दूसरा प्रभाव आरंभ होता है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, तो अनेक भूपटल पर जो हमें प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं, वास्तव में कई सारे दृश्य तो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेशों में गेहूं की, जौ की, जैतून की, अंगूर की जो हम लोग अधिकाधिक उत्पादन करते हैं। कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में जो सेब का, बादाम के जो बगीचे हैं, या यूँ कहें कि 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जो हम लोग बासमती चावल की एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो भूदृश्य हैं वो मानव निर्मित हैं। तो कहीं ना कहीं मानव द्वारा निर्मित भी अनेकानेक भूदृश्य होते हैं। लेकिन ये विचारधारा कैसे आ रही है, क्या हो रहा है इसके अंदर, आप देखिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पर्यावरणवाद की आलोचना की जाने लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन और अन्य देशों के अनेक भूगोलविदताओं द्वारा पर्यावरणवाद पर एक पक्षीय दृष्टिकोण का आरोप लगाया गया कि भाई आप लोग, अब तक जितने भी लोग जो पर्यावरणवाद का समर्थन कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि मानव कुछ नहीं बल्कि पर्यावरण का दास मात्र है या पर्यावरण से प्रभावित होने वाला एक जीव मात्र है, वो सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ एक पक्षीय दृष्टिकोण पर बात करते हैं। अब ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति की सक्रिय भूमिका की ऐतिहासिकता और यथार्थता का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी अब तक पर्यावरण के बारे में हमने कहा है, जो अब तक आप हम लोग सिखाते आए हो हम लोगों को, चाहे वो स्ट्रेबो हो या अरब भूगोलवेत्ताएं हो, चाहे वो इमैनुअल कांट हो, चाहे वो चर्चिल सैंपल हो, इन सब लोगों ने पर्यावरणवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया है और मानव को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया है, जबकि ऐसा नहीं है। मानव के कार्य अनेक तथ्यों को उजागर करते हैं जिसके लिए वातावरणीय शक्तियां संतोषजनक उत्तर नहीं देती है। मतलब मानव जो कार्य कर रहा है वो कई बार वातावरण के अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी है, फिर भी वो कर जाता है। तो कहने का मतलब है, अनेकों विद्वानों द्वारा पर्यावरणीय निश्चयवाद को अत्यधिक एक पक्षीय माना गया क्योंकि यह सांस्कृतिक कारकों और मानवीय कारकों की अनदेखी करता है जो मानव के आचरण को प्रभावित करते हैं। बेसिकली वास्तव में दो समाज, जैसा कि हमने अभी देखा था कि मानव जब भी कोई कार्य करेगा वो दो प्रकार से करेगा, एक तो पर्यावरण के हिसाब से और एक खुद के कल्चर के हिसाब से, अडॉप्टेशन के हिसाब से। तो हमने एक पक्ष का तो देख लिया हमने कि भाई हाँ ये पर्यावरण है और ये मानव है, लेकिन ये जो दूसरा पक्ष है, ये जो कल्चर वाला जो पक्ष है, इसका अभी तक हम लोगों ने चर्चा नहीं की है। अतः जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक पक्षीय है। हमें मानव को ध्यान में रखकर भी, मानव के क्रियाकलापों को ध्यान में रखकर भी इस अध्ययन को आगे से आगे करने की आवश्यकता है। तो उसी पर्यावरणवाद की बहुत सारे बेसिस हैं जिन बेसिस पर उनकी आलोचना की जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि कश्मीर जो कि ऐसा क्षेत्र है जो कि सेब की कृषि के लिए, केसर की कृषि के लिए बहुत फेमस है, लेकिन वहाँ पर हम लोग चावल का भी उत्पादन कर जाते हैं, जबकि वहाँ का भौतिक वातावरण तो वैसा नहीं है। लेकिन मानव भी तो वो है, मानव भी तो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा किसी क्षेत्र को। फिर ये कहा जाता है कि ये कोई सार्वभौमिक परिकल्पना नहीं है कि अगर जो हमारा पर्यावरण है अगर वो हमें कुछ डिटर्मिनेशन देता है या जो वो अगर हमें प्रभावित कर रहा है तो पूरी तरह से मानव उस अनुकूल प्रभावित हो ही हो। फिर इसके बाद के क्रम में हम लोग देखते हैं कि स्पेट नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पर्यावरण अपने आप में अर्थहीन वाक्यांश है, बिना मानव के पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। वो कहना चाह रहे हैं पर्यावरण और सिर्फ पर्यावरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो पर्यावरण अपने आप में कुछ नहीं है, जबकि जब तक कि मानव का उसके साथ में क्रियाकलाप नहीं होता है। अब हम लोग एक बात करेंगे कि उन्होंने पर्यावरणवाद को इस आधार पर भी अस्वीकार किया कि यह विषय की मूलभूत एकता को नष्ट करता है। अगर हमारा भूगोल विषय या मानव भूगोल का जो विषय है वो सिर्फ और सिर्फ किसी
एक विचारधारा पर चलेगा तो उसकी मूल भावना होती है नष्ट। वो कहते हैं कि ये पर्यावरण और ये मानव, अगर हम इन दोनों को साथ में रख करके अध्ययन करें और इनकी अंतरक्रिया को अगर हम लोग समझ लें, तभी जाकर के हम लोग एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पर्यावरणवाद को, डिटर्मिनिज्म को, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को, या यूं कहें निश्चयवाद को समाप्त करते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी हुई होगी क्या होता है निश्चयवाद, क्या होता है पर्यावरणवाद, और इसने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है कि मानव को भी तो समझिए और मानव को सेंटर में रख के अध्ययन कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संभववाद को, जो कि पर्यावरणवाद के विरोध में आया है, और इन दोनों में क्या कॉन्फ्लिक्ट है हम लोग ये देखेंगे। आप बेसिकली इन सारे वीडियोस में जिन भी विद्वानों के नाम आ रहे हैं, आप उन नेम्स को कॉपी में लिख लीजिए। कोई पर्टिकुलर कोई अगर स्पेशली इन्वर्टेड कोमा में कोई कथन आ रहा है, आप उसे भी विद्वान के नाम के साथ में लिख लीजिए। कोई पुस्तक का नाम आ रहा है तो भी आप लिख लीजिए। प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संभववाद के साथ। थैंक यू वेरी मच।